नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लाबुई के कारनामे अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। मंदिर चोरी का मामला सामने आ रहा है। अभय द्विवेदी ने आज एक के बाद एक ऐसी परतें उधेड़ी हैं कि आप सुनते रह जाएंगे। हम लोगों ने बहुत विस्तार से राजनीति पर बात की है। ट्रंप ने हमारे विश्व गुरु की तरफ क्यों नहीं देखा, इस पर बात की है। अभय जी के पास जाऊं उससे पहले एक अनुरोध आपसे, बड़े मन के साथ 4 PM बिजनेस, 4 PM न्यूज नेटवर्क का 18वां चैनल आपके पास मौजूद है। लेफ्ट पे आप देख रहे हैं चैनल को, जल्दी से यूट्यूब पे जाइए, 4 PM बिजनेस डालिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है, प्यार बनाए रखिएगा। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। बॉलीवुड में काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे से 1000 गुना ज्यादा नॉलेज आपको है। और मैंने वो देखा था एक दिन, मेरी बीवी को गाने की बड़ी महारत हासिल थी और आपने एक एक करके सारे गाने बता दिए थे कौन गाना किसने गाया। तो मुझे आज मैं बात इसलिए याद कर रहा हूँ ये सारी कि ये गाना था, देखो दीवानो ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। तो मुझे उस गाने के संदर्भ में सारी बातें याद आ गई। बेशर्मी के जितने रिकॉर्ड हो सकते हैं, निर्लजता के जितने रिकॉर्ड हो सकते हैं, और किसी आदमी का जितना चारित्रिक पतन हो सकता है, इन तथाकथित राम भक्तों ने वो दिखा दिया। मैं तो पहले दिन से कहता था कि जो व्यक्ति किसी के ऊपर हाथ उठा दे, जो किसी की हत्या कर दे, जय श्री राम का नारा लगा के, वो राम भक्त कभी नहीं हो सकता। भगवान राम ने मर्यादा का पालन किया हमेशा। नृपेंद्र मिश्रा जो मुलायम सिंह के प्रमुख सचिव थे, जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाने के आदेश दिए, भगवान राम ने न्याय कर दिया, उनके बेटे को ही चुनाव हरवा दिया था और अयोध्या तो हार ही गए। इतना बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। अब तो पता चला शिलालेख तक चोरी कर गए, शिलाएं जो होती वो चोरी कर गए। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा तक का चंदा चोरी, मंदिर की छत पहली बारिश में लीक, जमीन खरीदने में 24 घंटे के अंदर भी नहीं करोड़ों रुपए का घोटाला। चंपत राय जी तो चंपत हो गए, सुना है अपनी आंख दिखाने का। उनका ड्राइवर टन्नू वन्नू पता नहीं क्या क्या नाम है, उसके घर से सोने बरामद हो रहे हैं। कहना नहीं चाहिए, गांधी जी का देश है, कानून का पालन करने वाले लोग हैं हम, और हमेशा मानते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई है कि ऐसे निर्लज्ज लोगों को चौराहे पे खड़े होकर जूते मारने चाहिए, जो भगवान के राम के ऊपर खेल कर दे। मोहन भागवत की जवान सिल गई है, दही जम गया है मोहन भागवत का। विश्व हिंदू परिषद के लोगों को नजर नहीं आ रहा कि भगवान राम के नाम पर धोखा हुआ है। जिन लोगों ने भगवान राम के मंदिर की शिलान्यास की थी, जो 3 विश्व गुरु मोहन भागवत और सब मुख्यमंत्री जी, क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं? FIR भी दर्ज नहीं हो रही है अभी तक। पहले तो कह रहे थे कि साहब ये बड़ा गलत आरोप है। डिप्टी CM है ब्रजेश पाठक, वो अखिलेश यादव को कह रहे थे ये बाबरवादी हैं, बाबरवादी हैं। अब ब्रजेश पाठक जी से पूछा जाए, बाबरवादी वो हैं या आप लोग हैं जो मंदिर की चोरी पर भी मुंह बंद करके बैठ गए हैं, FIR नहीं कर रहे? चंपत जी चंपत हो गए, ड्राइवर के अंदर सोना बरामद हो गया। इतना बेशर्मी भरा कांड मुझे याद नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में इससे ज्यादा बेशर्मी कभी देखी गई होगी। क्या लगता है कि अब क्या ये भारतीय जनता पार्टी के पतन की शुरुआत है? और इससे ज्यादा खराब हो भी क्या सकता है? जिस भगवान के राम के नाम पर राजनीति करी, उनके संग चोरी दगारी। अब मैं फिर वो आपसे कहता हूँ, आप मुस्कुराएंगे मेरी बात को, जब वक्त खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। आजकल विश्व गुरु को कुत्ते ने काट रखा है। क्या हो रहा है अभय जी? देखिए, इस बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि ऊंट भी विश्व गुरु का है और कुत्ता भी विश्व गुरु का है, और जिस वजह से कुत्ते ने काटा है विश्व गुरु को, हैं, वो भी विश्व गुरु ने ही बात पैदा की है। अब आप इस मसले को देखिए, अगर हम और आप आरोप लगाते कि राम मंदिर के दान पात्र में से कुछ रुपए चुरा लिए गए हैं, करोड़ों रुपए चुरा लिए गए हैं, तो हम लोगों की बात कोई मानता? अखिलेश जी ने सबसे पहले इस चीज का सबूत दिया था। उससे भी पहले इन्हीं अयोध्या के ही एक वासी हैं डॉक्टर रजनीश मिश्र, उन्होंने PMO को चिट्ठी लिखी थी कि भाई दान पात्र में से घोटाला हो रहा है। तो जैसे ही PMO को उन्होंने चिट्ठी लिखी, सब तरफ से उसका खंडन शुरू हो गया, मजाक उड़ाना शुरू हो गया, खिल्ली उड़ाना उसकी शुरू हो गई। PMO ने उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। फिर अखिलेश जी ने सवाल उठाया तो अखिलेश जी के परिवार के बारे में भी उल्टी सीधी बातें लोग बोलने लगे, उनकी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। ये सब हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, तब तक इन लोगों को ये नहीं लगा कि एक बहुत बड़ा घोटाला इनके नीचे पक रहा है और ये उस घोटाले के ऊपर बैठे हुए हैं। घोटाला टिक टिक करके फट बम की शक्ल में, टाइम बम की शक्ल में टिक टिक कर रहा है घोटाला। और फिर देखते देखते वो घोटाला फटने के नजदीक आ गया और फट गया घोटाला। इस घोटाले को जिन लोगों ने फाड़ा, जिन लोगों ने इसमें पलीता लगाया, वो सारे के सारे लोग इन्हीं के लोग थे।
भाई नृत्य गोपाल दास जो कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, चूंकि वो उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो भी महंत हैं, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के पास, जो लोग साइकिलों पे चलते थे, आज वो 10-10 कारों पे चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियों और मकानों में रह रहे हैं, और भगवान राम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हमारा मुंह मत खुलवाओ, हमारा मुंह खुल गया तो मुझे डर लगता है, मुझे भी डर लगता है, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, पता नहीं क्या से क्या करते हैं। उन्होंने भी ये कहा। आप सोचिए, जो खुद इतना बड़ा बाहुबली है, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, पहलवान बेटियों के साथ भी इसने जुल्म सितम किए है, वो भी आदमी कह रहा है कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इनकी तरफ उंगली मत करना वरना ये आफत कर देंगे। फिर धीरे धीरे करके सारी बातें उन अखबारों में भी छपने लगी जो कि संघ परिवार के अखबार माने जाते हैं, उनमें भी सब बातें, बयान सब छपने लगे। तब फिर पीएमओ को लगा कि ये मामला जो है वो काफी गड़बड़ है, इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए वरना बड़ी बदनामी होगी। तब नृपेंद्र मिश्र को वहां पे भेजा गया। अच्छा, अब जब नृपेंद्र मिश्र को वहां पे भेजा गया तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट, जिसके कि सर्वे सर्वा चंपत राय जी हैं, वो एक बहुत ही शक्तिशाली, अपने आप में ही कानून है, वो कोई कानून उस पर लागू नहीं होता है, कोई संविधान उसके ऊपर लागू नहीं होता है, कोई पुलिस वहां कुछ नहीं कर सकती है, कोई सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है उसके अंदर। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ को जब पता चला कि ये घोटाला जो है वो हो गया है और इस घोटाले का धीरे धीरे भंडाफोड़ भी हो रहा है, तो उन्होंने अपने स्टाफ को और अपने प्रशासन को आदेश दिया कि कोई इससे हाथ नहीं डालेगा, हम सब लोग इससे दूर रहेंगे पूरी तरीके से, जब तक कि वो हमसे आधिकारिक रूप से अनुरोध ना करें इसमें हस्तक्षेप करने का। समझ लीजिए आप। तो जब आप नृपेंद्र मिश्रा साहब वहां पहुंचे, और वो तो बहुत अनुभवी और बहुत ही कुशल अफसर हैं, उन्होंने पहली नजर में ही, जब मेरा मानना है कि भांप लिया होगा कि क्या हुआ क्या है, वो एक आध घंटे में ही सब जान गए होंगे कौन कौन किसका किया हुआ ये कारनामा है। फिर आपस में बात हुई होगी कि भाई अब कैसे इस चीज को जो है ना निपटाया जाए, हो गया, अब कैसे बेइज्जती बचाई जाए, कैसे बदनामी से बचा जाए। तब फिर उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया कि आप इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम एसआईटी बना दीजिए। उसके बाद में मुख्यमंत्री ने एसआईटी बना दी। अब एसआईटी वहां पर जांच करने का नाटक कर रही है, और एसआईटी बनते ही तमाम, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों, चाहे वो और तमाम भाजपा के प्रवक्तागण हों, उन सबने कहना शुरू कर दिया है कि अब तो जांच हो रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी तब होगा जबकि पानी में कम से कम इतना दूध तो होगा, उसको उससे अलग किया जा सके। यहां तो पानी ही पानी है, बस उसमें थोड़ा सा कलर पड़ा हुआ है सफेद रंग का, इससे वो दूध ही अलग है। अब बड़ी अच्छी टिप्पणी किसी ने की कि कहा गया कि अरे भाई चंपत राय जी से भी पूछताछ हो चुकी है। तो टिप्पणी करने वाले ने कहा कि पूछताछ नहीं हुई है, वहां बैठ के बातचीत हुई होगी कि अब क्या किया जाए, आप बताइए किस तरीके से इस मामले को निपटाया जाए। पूछताछ थोड़ी ना होती है ऐसे लोगों से। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अशोक सिंघल का खास आदमी था, उनके जाने के बाद में उसको सबका इंचार्ज बना दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति है, उसकी पीठ पर संघ का हाथ है, उसकी पीठ पर मोदी जी का हाथ है, उसकी पीठ पर उत्तर प्रदेश सरकार का हाथ है। चंपत राय को कोई हाथ नहीं लगा सकता, जितना चाहे घोटाला हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये बात सही है कि हिंदुत्व के दायरे में चंपत राय के बहुत विरोधी हैं, और वो लोग इस वक्त चंपत राय का सिर कलम करने की मांग कर रहे हैं। जबरदस्त मांग अंदर से उठ रही है कि चंपत राय को निपटा दिया जाए, और चंपत राय को निपटाना बहुत मुश्किल बात है। चंपत राय जी सबके विश्वस्त हैं, और उनकी संघ के अंदरूनी हलकों में ख्याति यह है कि वो तो बड़े त्यागी और वैसे पुरुष हैं। वो तो केवल नाम में ही चंपत लिखा है, नाम में ही चंपत लिखा है, बस खिचड़ी खा के ही गुजर बसर कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ करते ही नहीं। तो ये जो सब पूरा चल रहा है, अच्छा, अब ये बात फूट गई है, बदबू चारों तरफ फैल रही है। एक व्यक्ति के अकाउंट में रुपया भी पकड़ गया है, कुछ सोना भी बरामद हो गया है। कांग्रेस ने, अजय राय ने यहाँ पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है दिल्ली में, जिसमें उन्होंने पूछा है कि वो हीरों की शिलाएं जो थी, वो सोने की शिलाएं थी, वो चांदी की शिलाएं थी, कहाँ गई ये बताइए। और भारत में
ये शायद दुनिया के पैमाने पर पहली ऐसी जांच हो रही है जो बिना एफआईआर लिखे हो रही है। आमतौर पर क्या होता है कि मान लो कोर्ट सीबीआई को आदेश दे कि भाई इस विषय में आप जांच कीजिए, या सरकार सीबीआई को आदेश दे कि ये मामला आप अपने हाथ में ले लीजिए, तो सीबीआई कैसे काम करती है? सीबीआई पहले जाकर एक थाने में जिसमें वो जगह पड़ती हो, उस क्षेत्र के थाने में जाकर एक रिपोर्ट लिखाती है। उस रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट के आधार पर आरोप बनता है, उस आरोप की वो जांच करती है। वो बाद में बात बदल भी सकती है, आरोप बदल सकता है, लेकिन जांच की प्रक्रिया ये है। यहां पर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम एक इतने बड़े प्रकरण की जांच कर रही है, लेकिन कोई भी एफआईआर नहीं लिखी गई है। एक वो है विनोद, क्या नाम है उनका, जो बहुत मशहूर कार सेवक थे, संतोष दुबे। मैंने सबसे पहले मैंने अभय जी लगभग 1 साल पहले उस व्यक्ति का इंटरव्यू किया था। सबसे पहले इंटरव्यू मैंने किया था आदमी का। वो आदमी इंटरव्यू में रोने लगा। उसने कहा कि 3 गोलियां लगी मेरे को, जिससे मैं बाबरी मस्जिद का वो ढांचा गिरा, मैं उसके नीचे दब गया। बोले मेरी हड्डियां टूट गई। लेकिन ये दिन मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि जिस आदमी ने उसे गोलियां चलवाई, हम लोगों पे गोली चलवाई, वही नृपेंद्र मिश्रा मंदिर का अध्यक्ष। अब उन्हीं संतोष दुबे ने चोरी चकारी की एफआईआर करने को लिखी है। रजनीश ने मुझसे कई बार डिबेट करी। वो संतोष दुबे जो हैं वो एफआईआर वहां पे अर्जी भेज दी। एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई अभी तक। एफआईआर तो बाकायदा आधिकारिक रूप से दर्ज होती है। उन्होंने एफआईआर करने की अर्जी दे रखी है। तो ये सब जो कुल मिलाकर हो रहा है, इसमें कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि ये घोटाले पर लीपापोती करने और दबाने की कोशिश हो रही है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसानदेह खबर तो ये है, जो कल मैंने नेट के ऊपर अमर उजाला में और नवभारत टाइम्स का जो वेब संस्करण है उसमें पढ़ी। संजय जी, उसकी खबर ये है कि जो पैसा उसमें से उड़ाया गया, चूंकि बात पकड़ गई है, इसलिए उस पैसे को धीरे धीरे वापस किया जा रहा है। चूंकि पैसा बहुत है, इसलिए उसको वापस करने में देर हो रही है। पैसा कुछ खुर्द-बुर्द भी हो गया होगा तो कहीं से दूसरी जगह से लेकर उसमें पैसा डाला जा रहा है, ताकि जब आकर जांच की नौबत आए और सब पैसे ऐसे गिने जाएं तो कोई खास फर्क ना लगे, गिनती मिल जाए। मतलब ये सब भी किया जा रहा है। अच्छा, अब आप इस बात को सोचिए जरा कि अगर वो पैसा वापस किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो बड़े से बड़े लोग हैं, जो संचालक हैं, जिस घोटाले के किंग पिन हैं, उनकी पहुंच में वो पैसा है जो वहां से निकाला गया है। वो जब चाहते हैं तब उस पैसे को रिकॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, पैसे को वापस डाल सकते हैं उसके अंदर। और अब ये बात सब लोग समझ रहे हैं। जिसकी जितनी बुद्धि है, जिसकी इतनी समझने की इच्छा है, वो उस सीमा तक उसको समझ रहा है कि ये घोटाला क्या हुआ है। एक इंडोलॉजिस्ट हैं, जो इंडोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है ललित मिश्रा। उन्होंने वो ध्वजा खोजी थी, अयोध्या की पारंपरिक ध्वजा खोजी थी, जिसको नरेंद्र मोदी ने वहां मंदिर पर फहराया था। तो चंपत राय जी ने उनको ध्वजा फहराने में बड़ी दिक्कत पहुंचाई। जब ध्वजा लेके वहां पहुंचे कि भाई ये पर ध्वजा हमने, तो चंपत राय जी ने पूरी कोशिश की कि वो ध्वजा वहां ना फहराई जा सके। तो वो ललित मिश्र ने भी इस पूरे मसले को उठाया है और उन्होंने भी बयान दिए हैं, और वो भी इस मामले में इन लोगों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर उनके भीतर से ये आवाज उठ रही है कि इस भ्रष्टाचारियों को सजा दी जाए। और लेकिन जो जिनके पास अधिकार हैं वो सब उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अभय जी, मुझे याद आ रहा है कि शायद ये खबर ब्रेक करने वाले में सबसे पहले लोगों में से मैं भी था। फुल पेज मैंने स्टोरी करी। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा अखबार ले रहा है तो उन्होंने 4 PM का कि मैंने घोटाले पे। हाँ, तो मैंने उस जब जमीन की घोटाला हुआ तो मैंने खबर में पड़ताल करी कि सुबह 2 करोड़ की जमीन शाम होते होते 18-20 करोड़ में बिक गई। तो मेरे माथे कान खड़े हुए। मैंने कहा ये 2 करोड़ की जमीन खरीदी किसने थी पहले तो उसमें एक मुस्लिम आदमी का नाम भी आया। शामिल कौन था? भारतीय जनता पार्टी का विधायक और वहां का अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, ऋषिकेश उपाध्याय नाम था शायद उसका। फिर मेरे दिमाग में खोजी पत्रकारिता, मेरे कीड़े काटे कि ये जो 18 करोड़ रुपए उस व्यक्ति के अकाउंट में गए, तो फिर उसने निकाल के वो रुपए अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर किया, क्या उसके खाते में है पैसा या कैश निकाला गया? मैं अयोध्या गया और मैं बैंक में भी गया।
बैंक मैनेजर ने अनऑफिशियल मेरे हाथ जोड़ के यूं किया, बोले साहब नौकरी नहीं जाएगी, जान चली जाएगी, मैं बता नहीं पाऊंगा पैसा कहाँ गया। बड़ा आसान है कि जब जमीन खरीदी गई, 2 करोड़ की जमीन 12 घंटे में 18 करोड़ की खरीदी गई, जिसके अकाउंट में पैसा गया, अगर उस आदमी को पकड़ लिया जाए और पता चल जाए कि इस अकाउंट में 18 करोड़ 20 करोड़ जो भी राशि थी, ये कितने दिन में निकली और कहाँ गई, वो मुस्लिम व्यक्ति बताइए, वो भी जिसको मुसलमान को गाली दे रहे हो, अब्दुल की चूड़ी टाइट कर रहे हो, जमीन घोटाले में उसको भी इन्वॉल्वमेंट, वहां तक कोई पहुंच नहीं रहा। पहुंचना चाहिए ना अभय जी, पता करना चाहिए ना रुपए कहाँ गए। नहीं देखिए, आप मीडिया पे कब्जा करने का यही तो फायदा है। अगर आप मीडिया पे कब्जा कर लें तो उसके बाद में मीडिया वही बात सवाल पूछेगा जो आप उससे पूछवाना चाहें। अपनी मर्जी से मीडिया कोई सवाल पूछेगा नहीं। अब सारा मीडिया क्या कह रहा है, जांच एसआईटी बन चुकी है, जांच हो रही है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वो बस एसआईटी, अब आप सुनिए, आप नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि एसआईटी बन गई है, जांच हो रही है, वो मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे। एसआईटी का मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन लेना है। एसआईटी का काम जो है वो जांच करके रिपोर्ट देना है अपनी। पूछने गए मुख्यमंत्री से कि जांच का क्या निष्कर्ष निकालना है। वैसे अंदर की बात बताऊं मैं, मेरे सोर्स, आप तो जानते हैं कि मेरे सोर्स बहुत बढ़िया ब्यूरोक्रेटिक सही ठीक ठाक से रहते हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस मामले की, मेरे जो ब्यूरोक्रेट सोर्स से बताया, मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात एक IAS ने बताया कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इसकी जितनी छींचा ले दो रहे उतने बढ़िया है, क्योंकि राम मंदिर के ठेकों में मुख्यमंत्री कार्यालय की एक नहीं चली, गुजराती भाइयों ने अयोध्या में ढेर ठेके लिए। देखिए, अगर ये आपकी बात सही है, अगर ये घोटाला इलेक्शन से काफी दूर इसका टाइम बम फटा होता, अगर ये 2 साल पहले फटा होता टाइम बम, तो अकेले योगी जी ही इन लोगों को ठिकाने लगा देते। लेकिन चूंकि अब बिल्कुल घोटाला तब फटा है जबकि इलेक्शन का हंगामा शुरू हो गया है और योगी जी ने रुख बदलना शुरू कर दिया है। योगी जी ने मोदी जी की प्रशंसाएं करनी शुरू कर दी हैं। योगी जी तो मोदी जी की वीरतावलियां गा रहे हैं। वो इस वक्त अमित शाह और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द न मुंह से निकालेंगे, न किसी सुनेंगे, न किसी को बोलने देंगे। अब वक्त ऐसा है जिसमें वो ये जोखिम नहीं ले सकते। मेरा कहना यह है कि पॉलिटिकल टाइमिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 1-1.5 साल पहले हुआ होता, तब तक उन्होंने चंपत फंपत राय सबको ठिकाने लगा दिया होता, सबके खिलाफ जांच वांच करके जो है फिट कर दिया होता। इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई इस मामले में हाथ नहीं डालेगा जब तक कि वो कहे ना। जब उन्होंने कहा तब उन्होंने, और इसके बावजूद भी वो इसमें ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे इससे केंद्र सरकार नाराज हो जाए। ये संघ के भी ऊंट कुत्तेकारी कहानी संघ पे भी हो रही है, मोहन भागवत पे भी लागू हो रही है। प्रियंक खरगे ने कहा कि आप कोई संविधान से ऊपर थोड़ी ना हो। रजिस्ट्रेशन कहाँ है, धंधा कहाँ से आता है, माल कहाँ से आता है, माल कहाँ जाता है, अकाउंट। भाई सही बात है, संघ की क्यों नहीं ऑडिट होना चाहिए? हम अगर एनजीओ चलाएंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, एनजीओ होना चाहिए। ये मांग पूरे देश में एक आंदोलन की तरह खड़े होनी चाहिए कि संघ को पैसा, अपने आप को हिंदू धर्म का पर्याय बना दिया, बता दिया उन्होंने। मोहन भागवत ने कह दिया कि वो हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, जैसे कि संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही हिंदू धर्म हो। और यही वो चाहते हैं, यही उनका प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हिंदू धर्म मान लिया जाए। हम तो हिंदू हैं ही और नहीं। और जब उनसे पूछिए, जब सरदार पटेल ने संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया था तो हिंदू धर्म में प्रतिबंध थोड़ा लगाया था। और जब प्रतिबंध हटाने के लिए जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के सामने ये लोग गिड़गिड़ा रहे थे और कह रहे थे हम तो सांस्कृतिक संगठन है, तो क्या हिंदू धर्म थोड़ा गिड़गिड़ा रहा था उनके सामने? सांस्कृतिक संगठन गिड़गिड़ा रहा था। तो ये तो उनकी हालत है लोगों की। उधर राहुल गांधी भी मुसीबत किए हुए हैं नौजवानों को। जब से काकरोच पार्टी के ने करंट पैदा किया, कोटा में वो छात्रों को बड़ी नाजुक नस दबा रहे हैं इस समय राहुल गांधी। देश का नौजवान जो है ना वो फूका बैठा है, उसके बेरोजगारी, उसके परीक्षा लीक, उसकी नौकरियां, सब बवाल बना हुआ है। राहुल गांधी जिस तरह संबोधित करने जा रहे हैं कोटा के लोगों से, स्टूडेंट से, कॉलेजेस में, क्या लग रहा है कि अब ये तापमान बीजेपी का बढ़ गया होगा? राहुल गांधी का एक एक एक्शन बहुत डरा रहा है उनको। नौजवानों की क्रांति तो परेशानी करेगी। कल कोटा में एक महारैली राहुल गांधी करेंगे।
जिसमें हिंदुस्तान के नौजवानों और छात्रों और शिक्षा व्यवस्था का जो शीराजा ढहा है, इसकी वजह से उनको जो नुकसान हुआ है, उनका भविष्य जो अंधकारमय हुआ है, इससे संबंधित मुद्दों को वो उठाएंगे। मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत होगी कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार के आंदोलनकारी कार्यक्रम को लेने की। अगर राहुल गांधी इसको इसी तरह 4-5-6 महीने और चलाते रहे तो आप निश्चित समझिए कि देश की जो 50% आबादी है उसके भीतर सरकार के खिलाफ काफी असंतोष पनपेगा और कांग्रेस का, विपक्ष का इसमें काफी लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी को काफी चिंता के साथ इस पूरे मसले को देखना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, अगर ये करंट पैदा कर दिया कांग्रेस ने स्टूडेंट्स में, यूथ में, तो क्या नतीजा आएगा? बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, जो देश की आबादी का जिस तरह से विन्यास है उसमें 35 साल तक के लोग जो हैं वो करीबन 50% हो जाते हैं। तो भारत एक तरह से युवा आबादी का देश है और जो शिक्षा व्यवस्था की जो हालत है उससे सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव इन्हीं लोगों के ऊपर पड़ रहा है। चाहे वो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले लोग हैं, चाहे सीबीएसई वाले लोग हों, चाहे विभिन्न छोटी मोटी नौकरियों में कोचिंग करने वाले लोग हैं। कोटा क्या है? कोटा जो है बहुत बड़ा कोचिंग बाजार का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इस तरह के बहुत सारे कोचिंग बाजार हैं इस देश में। पटना में जो खान सर वाला अभी प्रकरण हुआ था वो भी एक कोचिंग बाजार है। दिल्ली में मॉडल टाउन है, वो भी एक कोचिंग बाजार है। इस तरह सारे देश में बड़े बड़े कोचिंग बाजार जिसके अंदर अरबों खरबों का व्यापार होता है वो फैला हुआ है। ये सब कोई छोटी मोटी चीज नहीं रह गया है और ये सब लोग लगातार अंदेशे में रहते हैं कि कब पेपर लीक होगा, लीक हो रहा तो कहाँ हो रहा है, कितने में बिक रहा है, कौन खरीद रहा है, हम उससे कितने पैसे देके कितने सवाल जान सकते हैं। ये सब पूरा धंधा चल रहा है लगातार। बिल्कुल ठीक बात है। और इस बीच में और भी क्रांति की बात ये हो रही है कि लोग सोशल मीडिया पे बहुत मजे लेने लगे हैं। एक पत्रकार हैं रणविजय सिंह जी, नौजवान हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्वीट करते हैं, एक्स पे लिखते हैं। उन्होंने 5 मिनट का वीडियो जारी कर दिया और उस वीडियो में ट्रंप मोदी जी की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, मोदी जी लपक के उनकी तरफ जा रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं है। मुझे लगा जाएंगे, जाके पूछेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि ऑपरेशन सिंदूर में बयान दे रहे हो, हमारे लोगों को हथकड़ी पीढ़ी लगा के वापस कर रहे हो। इतना शर्मनाक वीडियो है वो। ट्रंप देख ही नहीं रहे हैं भाई। हमारे विश्व माय फ्रेंड, जरा मुझे फॉरवर्ड कीजिए वीडियो, में भी देखूंगा। मैं भेजूंगा। मतलब क्या सोचिए कि कितनी, अपने दोस्त को कोई ऐसे कैसे भूल सकता है। तो कुंभ के मेले के टाइप के दोस्त थे, पूरे देश में गोबर जिनके दिमाग में भरा हुआ है वो ट्रंप के नाम पे हवन कर रहे थे, ट्रंप के बनने पर। और माय फ्रेंड ट्रंप भूल गए अपने दोस्त को। ये तो खराब बात है ना ट्रंप की भी। क्यों कर रहे हैं ट्रंप ऐसा? आपके यहाँ तो उम्मीद ये की जा रही थी कि जब वहां पर G7 में मोदी जी यहाँ पे ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पर बुलाए गए हैं, वहां पर जब डोनाल्ड ट्रंप से ये मिलेंगे तो मोदी जी उनसे शिकायत करेंगे कि भाई आपके विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री के साथ बदतमीजी की और आपके फौज ने बिना बड़े अन्यायपूर्ण तरीके से हमारे 3 भारतीयों को मिसाइल दाग के मार दिया। और जब हमने उस पर एक औपचारिक विरोध व्यक्त किया तो आपके विदेश मंत्री ने फोन करके हमारे विदेश मंत्री के साथ अशिष्टता की। तो मोदी जी आपका मोदी जी को कहना चाहिए था। सब लोग कह रहे थे कि मोदी जी जो है वो माय फ्रेंड डोनाल्ड से कहेंगे कि भाई ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तो बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे थे। बड़ी समस्या है। मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी। देखते हैं क्या होते हैं। कल परम आदरणीय अंजना ओम कश्यप जी का मुकदमे की तारीख है, खान सर और मेरी। कल पता चलेगा कि मेरे वीडियो हटते हैं, माननीय न्यायालय क्या करता है। हम लोग भी सोचे बैठे हैं अगर हाई कोर्ट में राहत नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लड़ाई तो लंबी लड़ेंगे, ऐसे थोड़ी ना मानेंगे। शुक्रिया अभय जी। कल बताऊंगा आपको क्या होता है, दर्शकों को भी बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे अभय दुबे जी। और मुझे लगता है आज की बात आपको सुन के लगा होगा कि कितने नटवर लाल लोग हैं ये। आपने मेरी बात मान ली होगी, 4PM बिजनेस को ज्वाइन कर लिया होगा। और मैं बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी खबरें जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं वो जरूर देता रहूंगा। शुक्रिया, थैंक यू।